हेलो एवरीवन। और आज हम शुरू करेंगे माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसको हिंदी में कहते हैं। तो आज हम जो स्टडी करेंगे, डेफिनेशन, इसकी हिस्ट्री और इसमें योगदान, जो अलग अलग लोगों का योगदान रहा है उसकी। तो डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो सिंपल सा है। देखो, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। माइक्रोस यानी माइन्यूट, बायोस मतलब ऑर्गेनिजम्स। अगर इसकी स्टडी की बात की, इसके डिफिनीशन की बात की जाए तो बहुत इजी तरीके से आप कह सकते हो कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। The branch of science in which we study about the microorganisms is termed as, मैं यहाँ सब यूज़ कर रहा हूँ, termed as, known as, called as, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी डिफिनीशन है, दैट्स इट। बहुत सिंपल सी डिफिनीशन कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। सिंपल। अब मैंने कहा इसकी हिस्ट्री और इसकी खोज क्या है, कैसे है। तो देखो, हिस्ट्री की बात करोगे अगर, तो इसकी हिस्ट्री बहुत बेसिक है। ठीक है, देखा गया कि बहुत पुरानी सभ्यता के समय से, यानी भारत में जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की सभ्यता थी तब से ही चला आ रहा है। उस समय जानकारी थी, सेप्टिक टैंक खोजे गए तो मालूम चला कि उन समय के लोगों को इसकी जानकारी तो थी कि बीमारियाँ फैलेंगी, किससे फैलेंगी, कैसे फैलेंगी, इसके बारे में जानकारी नहीं थी। इसी तरह से एक पोएम थी द रेरम नेचर, उसमें कहा गया द सीड ऑफ डिजीज़, ल्यूसरेटियस की वो पोएम थी। हालांकि ये सब नॉन बायोलॉजिकल, नॉन साइंटिफिक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी के बारे में देखो तो पहला नाम आता है एंटोनी वॉन लेवेनहॉक का। एंटोनी वॉन लेवेनहॉक का नाम आता है। इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ही इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, और प्रोटोजूलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड प्रोटोजूलॉजी। ठीक है, अब देखो, एक दिमाग, कई लोग सोचते वैज्ञानिक थे, एक्चुअली वैज्ञानिक नहीं थे। ही वॉज अ क्लॉथ मर्चेंट। ये क्या थे? क्लॉथ मर्चेंट थे। ये कपड़े के व्यवसायी थे। कहाँ पे? हॉलैंड, जो आज नीदरलैंड है ना, हॉलैंड। वहाँ एक डेल्फ्ट शहर है, इसको ऐसे लिखा जाता है एड्रेस के तौर पे, डेल्फ्ट, हॉलैंड। ठीक है, यूरोपियन कंट्री है। चूँकि इनको शौक था कि अगर हम इतने बड़े हैं तो क्या छोटे जीव भी हैं, और हैं तो कितने छोटे हैं। ठीक है, तो ये अपना एक माइक्रोस्कोप बनाए थे, उसी से वो देखते रहते थे। तो पहला लिविंग सेल की भी डिस्कवरी इन्होंने की थी। अगर पूछ दो फर्स्ट लिविंग सेल तो लेवेनहॉक, फर्स्ट स्पर्म लेवेनहॉक, बैक्टीरिया लेवेनहॉक, प्रोटोजोन्स लेवेनहॉक। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मुख्यतः जितनी बड़ी खोजें थी यही भाई साहब किए थे। ठीक है, फिर लेकिन वायरस की खोज की लेवेनहॉक ने नहीं, इवानोवस्की रशियन साइंटिस्ट थे। उस समय तंबाकू की पत्तियों पे जो एक खास तौर धूल जैसा कुछ बिखरा हुआ दिखता था, और तंबाकू की पत्तियाँ बड़ी बड़ी होती है, वो सिकुड़ के ऐसे हो जाते थे। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या है इसमें। तो उन्होंने गए, तंबाकू की पत्तियाँ लाए, पानी में उसको और छाने, घोले। उसके बाद दूसरे जो स्वस्थ पत्तियाँ थी उसमें छिड़क दिए, और उन्होंने देखा कि वो भी बीमार हो गए। तो उन्होंने कहा कि यानी उन पत्तियों जो डस्ट है, डस्ट पार्टिकल, उसमें ही कुछ ऐसा है जो बीमारी फैला रहा है। तो इसके लिए जो खोजा इन्होंने फर्स्ट वायरस, दैट वाज
टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV जिसको कहते हैं। तो जब वायरोलॉजी हम पढ़ाएंगे वहाँ पे बताएंगे, अभी यहाँ इसकी बात करते हैं। तो इसके बाद जो दूसरा नाम आता है वो आता है लुई पास्चर का। दूसरा नाम किसका आता है? लुई पास्चर। ठीक है, दूसरा नाम आया लुई पास्चर का, और इनको कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक, तीसरा नाम जो आता है वो आता है रॉबर्ट कोच का, जो कि इन्हीं के साथी थे, छोटे थे उम्र में, बट कई रिसर्च इन्होंने साथ में की है। ठीक, और इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, और इन दोनों ने मिलकर कंबाइंड रूप से दिया था जर्म थ्योरी। इन दोनों ने मिलकर दिया था। तीसरा नाम आता है एडवर्ड जेनर का। तीसरा नाम आता है एडवर्ड जेनर। ये भाई साहब तो पहले पर्सन थे जिन्होंने वैक्सीन की खोज की। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन। जो वैक्सीन टर्म है वो लुई पास्चर ने दिया था। ये नाम आता है लैटिन वर्ड है वेक्का, मतलब गाय, काऊ। तो इन्होंने कहा एक्चुअली हुआ क्या था कि जो वैक्सीन का हाइपोथेसिस आया, एक आइडिया आया, वो वहीं से आया। एडवर्ड जेनर के गांव में बहुत तेज़ी से फैला था स्मॉल पॉक्स। तो इनके गांव में एक दूध वाला था, यादव जी थे। इन्होंने देखा कि पूरा गांव बीमार हुआ, वही भाई साहब नहीं हुए। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो गया कि सबको बीमारी हो रही है, यही बच गया, जबकि ये तो सबके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, सबको दूध बेच रहा है, सबको पहुंचा रहा है। तो इन्होंने पता किया तो मालूम पड़ा कि उसके घर में जो गाय थी उसको काउपॉक्स हुआ था कुछ दिन पहले। तो इन्होंने कहा कि हो सकता है तब उसके साथ रहने से नहीं हुआ, तो कैसे? तो इन्होंने क्या किया कि गाँव में जो लोग ठीक हो गए थे या ठीक हो रहे थे उनके पास गए और उनकी जो घाव की पपड़ी थी इसको उखाड़ लिए, खुरच लिया और घर लाए, पानी लिए, उबाले, उसमें डाले, उसको अच्छे से घोल के उसको छानने के बाद इनका एक 15 साल का नौकर था, उसको इंजेक्शन में लगा दिया। और इन्होंने क्या किया कि उसका ऑब्जर्व किया, देखा कि उस समय तो लड़का बीमार पड़ गया, उसको बुखार चढ़ गया, कुछ दिन बीमार रहा, लेकिन दोबारा जब बीमारी फैली या स्मॉल पॉक्स आया, स्मॉल पॉक्स में उसको बीमारी नहीं लगी। तो वैक्सीन का जो पहला हाइपोथेसिस आया, जो वैक्सीन का डिस्कवरी हुई, वो वहीं से हुई थी। ठीक है, रॉबर्ट कोच का एक और नाम आता है, इन्होंने खोजा था एंथ्रेक्स और ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ के बैक्टीरिया को। तो इस कारण से इनका नाम आता है, ये भी याद रखना, रॉबर्ट कोच का। और भी बहुत सी डिस्कवरी बताते जाएंगे। इसके बाद जो एक नाम आता है, बहुत इजी नाम है, इसको याद रख लो, जो हमेशा सुनते भी हो। फर्डिनेंड जॉन, और ना याद है फरीदानंद जॉन करके याद कर लेना। ठीक है, ये क्यों हमने कहा, तो ऑटोक्लेविंग टेक्निक जो है, ऑटोक्लेविंग टेक्निक, इसकी खोज इन्होंने की थी। ऑटोक्लेविंग क्या होती है कि 120 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक अगर हम किसी सॉल्यूशन को उबाल दें तो उसके अंदर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। तो किसने खोजा? फर्डिनेंड जॉन। ठीक है, इसके बाद नाम आता है जोसेफ लिस्टर का। इसका नाम आया जोसेफ लिस्टर। अच्छा, एक और नाम बताएंगे हैंड वॉश टेक्निक के लिए, वही बताएंगे अभी आगे। अगला नाम जो आया वो आया जोसेफ लिस्टर का। ये भाई साहब जो थे, इन्होंने पहला डिस्कवरी या यूज़ किया था, आता है नाम, तो अगर कहीं एग्जाम में आ जाए, फर्स्ट एंटीसेप्टिक सर्जरी इन्होंने की थी। ठीक है, पूछ देता है कभी कभी, तो याद रखना, फर्स्ट एंटीसेप्टिक सर्जरी किसने की? तो जोसेफ लिस्टर ने। फिर एक नाम आता है पॉल
एरलिच का और एरलिच, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जो बैक्टीरिया टीबी के और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के होते हैं, इनके स्पीसीज के लिए इन्होंने एसिड फास्ट स्टेन टेक्निक प्रस्तुत किया था, एसिड फास्ट स्टेन, ठीक है। और इसी तरह से एक और थे, हैंस क्रिश्चियन ग्राम। हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक दी थी, ग्राम स्टेनिंग। अभी ये सब हम बताएंगे आगे। अभी हालांकि ये दो चीज़ें मेडिकल में है, मेडिकल के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए होगी। जब मैं आगे कल्चर और ये सब बताऊँ तो वहाँ पे भी ये भी बताऊँगा, ठीक है। इसके बाद जो टर्म आता गया या डिस्कवरीज आती गई, एक आया सॉलिड कल्चर, ठीक है। सॉलिड कल्चर, इसकी खोज किसने की, तो रॉबर्ट कोच ने की। फिर से रॉबर्ट कोच का नाम आया, तो रॉबर्ट कोच किसके लिए, तो सॉलिड कल्चर के लिए। किसे खोज किया था इन्होंने, तो सॉलिड कल्चर का, सॉलिड मीडिया, कल्चर मीडिया जो होता है, ठीक है। और ये जो कल्चर जिस प्लेट पे लगाया जाता है, ये कल्चर जिस प्लेट पे लगाया जाता है उसको कहते हैं पेट्री डिश, और उसकी खोज की थी आर.जे. पेट्री ने। आर.जे. पेट्री ने किसकी खोज की, पेट्री डिश की। एक शीशे कांच की प्लेट होती है जो हम लोग यूज़ करते हैं कल्चर मीडिया के लिए, कल्चर टेक्निक के लिए, तो पेट्री डिश ने किया। पेट्री डिश जो टेक्निक आई। खैर, अभी मैंने कहा था कि हाथ धोने की टेक्निक, अभी जो देखते हो ना आजकल बहुत कॉमनली चलता है कि भाई हाथ धोना है, साबुन लिए फिर रगड़े, फिर ऐसे ऐसे रगड़े, फिर ये रगड़े, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। यार अभी को हम लोग देख रहे हैं बड़ा कोरोना काल में, ये सचिन तेंदुलकर प्रचार कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन जी प्रचार कर रहे हैं, कैसे हाथ धो। लेकिन हाथ धोने की टेक्निक कहाँ से है, ये जो तरीका बताया, एक थियरी दिया, ये किसने दिया कि हाथ धोने से बीमारियाँ रुकती हैं, फैलाव इनका कम होता है। तो इसको याद रख लो, एज अ फन फैक्ट की तरह भी याद कर सकते हो। हैंड वॉशिंग जो टेक्निक थी, ठीक है, बड़ा अजीब सा इनका नाम है, इग्नाज सेमिलवीज, ठीक है, इग्नाज सेमिलवीज। और इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दें ताकि आसानी से पढ़ने में हो जाए, बड़ा बड़ा रहेगा। इग्नाज सेमिलवीज, इन्होंने हैंड वॉशिंग टेक्निक दी थी, जिसके कारण आज हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, ठीक है, हाथ धोने में। और कि ये हमें आज मालूम चला, उन्होंने उस समय बता दिया हाथ धोने से जो बैक्टीरिया होते हैं या इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, इनका फैलाव स्प्रेड कम हो जाता है, और इनके ना फैलने भाई रोग अपने आप रुक जाएगा, इन्फेक्शन रुक जाएगा। खैर, अब आगे चलते हैं। जो हमने कहा कि स्टडी के बारे में बहुत समय तक, ठीक है, भारत में इसकी स्टडी उतनी थी नहीं, आज भी नहीं है अभी माइक्रोबायोलॉजी की, लेकिन भारत में अब इसका स्कोप है। और जहाँ तक मेरा अनुमान है या तो मेरा जो पर्सपेक्टिव कहता है कि द नेक्स्ट फ्यूचर इज ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। मेडिसिन फील्ड में इसका बहुत अधिक यूज़ होने वाला है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से डिजीज़ पैदा हो रही है, ठीक है, अगर इंसानों को बचाना है तो माइक्रोबायोलॉजी का स्टडी और उसके अंदर एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। दुनिया भर में रिसर्च हो रही, भारत अभी इस मामले में पीछे है, ऐसा नहीं कहेंगे, बट हाँ ये भी नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा दिन तक पीछे रहेगा। अगर सही रिसोर्सेज दिए जाएं तो भारत में भी रिसर्च पॉसिबल है। तो अगर हम रिसर्चेस की बात करें तो कहते हैं गोल्डन एरा, अगर पूछेगा तो नहीं, बट मान लो अगर किसी ने पूछ दिया तो गोल्डन एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहेंगे, ठीक है। तो सबसे अधिक डिस्कवरी, सबसे अधिक स्टडी और सबसे अधिक जो जानकारियाँ इकट्ठा की गई थी वो एरा था 1860 से लेकर के 1910। ये 50 साल का जो एरा है, दैट वाज गोल्डन एरा, सबसे अधिक खोज हुई थी। हालांकि भारत में अधिक नहीं खोज हुई, बट हुई। खैर, भारत में अलग अलग रिसर्च एजेंसीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, IIT है, ICMR है,
इसके बाद IIT BHU में भी स्टडी शुरू हुई है। IMS BHU की जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है यहाँ भी स्टडी हो रही है। इसी तरह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ है। तो ये सब जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो भारत में माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करा रहे हैं, हालांकि अभी हम ये नहीं कहेंगे बहुत ब्रॉड स्केल पे है, नहीं अभी भी नहीं। इनका भी टाइप कई ऑस्ट्रेलिया से है, न्यूजीलैंड से है, मतलब वहाँ के लोगों के साथ मिलकर स्टडी हो रही है, बट इंडिपेंडेंट स्टडी अभी उतनी नहीं है। खैर, अब बात करेंगे हम माइक्रोबायोलॉजी की। माइक्रोबायोलॉजी अभी तो हिस्ट्री थी, अब इसके सेक्शंस कौन कौन से हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी को 4 सेक्शन में बांटा गया, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी, प्रोटोजूलॉजी, वायरोलॉजी और माइकोलॉजी, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी के जनक थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। बैक्टीरियोलॉजी के जो जनक थे पहले ही बता चुके हैं, लुई पास्चर। प्रोटोजूलॉजी के एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। वायरोलॉजी के मार्टिनस बिजेरिंग। माइकोलॉजी के हेनरिक एंटोन डीबरी, ठीक है। तो ये द ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो बेसिक ब्रांचेस हैं। अभी इसमें बहुत सी चीज़ जुड़ती चली जाती है, तो बात की बात है। खैर, तो नेक्स्ट टर्म पे या नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बैक्टीरियोलॉजी के बारे में, जो भी शुरू करेंगे उसका वायरोलॉजी, प्रोटोजूलॉजी, इन सब के बारे में स्टडी करते जाएंगे। तो पहला जो सेक्शन होगा नेक्स्ट बैक्टीरियोलॉजी, जिसके बारे में बताएंगे। सबसे खास बात कि इस चैनल पे जो मैं बनाया है मैंने, ये सिर्फ बायो के लिए नहीं है। इसमें मैं कोशिश करूँगा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन सब चीज़ों को कंक्लूड करूँ। साथ में अगर आप 12th 10th किसी भी क्लास के और आपको कोई क्वेश्चन हो जिसमें आपको डाउट और नहीं समझ में आ, बेधड़क क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। मैं उसको एक अलग से वीडियो बनाए, सारे क्वेश्चन को एक क्वेश्चन इलेबरेट करूँगा, समझाऊँगा किस तरह से उसको एक्सप्लेन करते, कैसे समझाते। उसके बाद फिर हर क्लासेस का जो वीडियो बनाता जाऊँगा, उस पर अगर कहीं कोई भी डाउट होता है एक बार रिवाइंड करना है। पढ़ने का तरीका ये नहीं है कि आप सिर्फ वीडियो देखें, वीडियो सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। पढ़ने का तरीका ये है कि आप वीडियो से पहले उस हिस्से को थोड़ा सा पढ़ लें। जैसे मैंने आज सिर्फ इंट्रोडक्शन हिस्ट्री के बारे में दिया है, तो इंट्रोडक्शन हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ लीजिए, फिर वीडियो देखिए, फिर उसके बाद उससे को रिलेट कराइए। कुछ कमी या अधिक कुछ भी ऐसा लगता हो तो आप बता दीजिए, उसको मैं सुधार दूंगा या उसको फिर से एलेबरेट करूँगा। जो भी डाउट जैसा भी होता हो उसको ज़रूर पूछिएगा। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।